चलिए, देखो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस आपको किया था कि कर्व का इक्वेशन दे रखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से फाइंड करते थे, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स लास्ट क्लास में हमने देख लिया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये जो लास्ट क्लास में कल हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दिया था, दिस वन, जहां आपको कहा था कि ए एंड बी, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ए एंड बी जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो आपने ये सारा कहानी, जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है 2 है, तो आप इक्वेशन को आपने 2 टाइम्स आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। समझ में आ रहा है ना। आपने इक्वेशन को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, दैट इज़ एक यहाँ पे आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड फिर यहाँ से आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड किया, और इन दोनों इक्वेशन, बेसिकली 3 इक्वेशन का हेल्प लेकर के आपने आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज़ ए एंड बी को एलिमिनेट किया, एंड फाइनली आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब देखिए, आज के क्लास हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब कि अगर ये दे रखा है, दिस वन दे रखा है, समझ में आ रहा है, ये आपका ये एन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आज के क्लास में देखेंगे कि अगर ये दे रखा है तो आपको डिसाइड करना है कि ये किस, इससे आपको कर्व डिसाइड करना है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब कहने का मतलब ये दे रखा है तो आपको बताना है, ये आपको ये वाला इक्वेशन फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। देन आपको ये इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले, दैट इज इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे दिस वन। ये जब दिस वन दे रखा है, क्लियर हो रहा है ना, ये आपको दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो आपको कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। इसी को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब क्या, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, ये जो होगा वो गिवन होगा, और यहाँ से आप कर्व का इक्वेशन फाइंड कीजिएगा। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व। क्लियर। अब इसमें भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कर्व भी 2 टाइप का होता है, एक जनरल कर्व होता है और एक पार्टिकुलर कर्व होता है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि एक जनरल कर्व होता है और एक पार्टिकुलर कर्व होता है। जनरल कर्व कहने का मतलब क्या, कि अगर मैं लिख दूँ सपोज डैट, अगर मैं लिखता हूँ x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया सर्किल का, जिसका जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, जिसका सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा है एंड रेडियस जो है आपका आर है। लेकिन अगर इसी को हम लोग फिक्स कर दे x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये जो हो गया वो पार्टिकुलर इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया, और ये जो हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। और यही इन केस ऑफ सॉल्यूशन हम इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये यही जो होगा वो पार्टिकुलर इक्वेशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिचुएशन वाइज देखेंगे, फिलहाल यही है। जैसे कि मान लीजिए, चलिए ना एक क्वेश्चन में मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। जैसे मान लीजिए दे रखा है गिवन, ठीक है। अब देखिए, मैं यहीं से आपको 2 इक्वेशंस बता रहा हूँ कि जनरल इक्वेशन और पार्टिकुलर, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। जैसे क्वेश्चन में कह देगा, लेट अस से कह देगा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू सपोज डैट आपको दे दिया 2x, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ओके। dy बाई डी एक्स का वैल्यू दे दिया दिस वन, सिंपली ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया वेयर आपको वैल्यू दे दिया
कि y लेट अस से y1 का जो वैल्यू है वो है 5। इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन देगा। समझ में आ रहा है? y ऑफ 1 का वैल्यू दे दिया 5। ठीक है, या फिर बस यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। अभी जस्ट समझाना है मुझे कि जनरल सॉल्यूशन किसको कहेंगे एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहेंगे। ओके, तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई वेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x वेयर y ऑफ 1 इक्वल टू 5। ठीक है, या फिर ध्यान दीजिएगा इसी स्टेटमेंट को, ये जो लास्ट वाला जो लाइन है इसी को ऐसे लिख के दे देगा, इसी चीज़ को ऐसे लिख देगा कि एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकता है, वेयर एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग कर्व का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कर्व पहले क्या था, अभी लास्ट क्लास में हमने देखा कि कर्व का इक्वेशन दे रखा है। लास्ट क्लास में हमने देखा, जैसे इस एग्जाम्पल में आ जाओ, कि आपके पास ये इक्वेशन गिवन होता था, आपके पास ये इक्वेशन गिवन होता था, है ना। इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और वहाँ से रिलेशन निकालेंगे, और तब जा कर के हम लोग ये वाला इक्वेशन फाइंड करते थे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आपके पास ये कर्व का इक्वेशन गिवन होता था एंड उसको डिफरेंशिएट करके हम दिस वन फाइंड किया करते थे, है ना। इस बार अब उल्टा है। अब क्या कर रहा है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे दिया है। अब आपको क्या कर रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, अब आपके केस में ये वाला गिवन है और आपको कह रहा है कि यहाँ से ये डिसाइड कीजिए, ये जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको पहले सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर कर्व का इक्वेशन दे दिया है तो हम लोग कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें ऑर्डर कितना है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना रहेगा, दिस वन। हियर ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। therefore general solution for given differential equation will contain one arbitrary constant। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, ध्यान रखिए। वहाँ पे सब कुछ 2 3 4 5 इसके फॉर्मेट में हो जाता है। नाउ मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब देखिए बैक हो रहे हैं फिर से अगेन, dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है x। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, होमोजीनियस मेथड होता है, या दूसरा जो आप लोग को जो पढ़ना है वो बाइनोमियल वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से बता रहा हूँ, ये बाद में फ्यूचर में फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। वेरिएबल सेपरेबल क्या करता है मैं फिर से बताऊँगा इसको, बट अभी एक क्वेश्चन जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स वाला टर्म एक जगह करने की कोशिश करते हैं और वाई वाला टर्म एक जगह करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये डी वाई बाई, ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई, ऐसा करूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को मैं ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा सा बस इसी में समझाने के लिए। इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ y, ठीक है ना, और 2 को हटा दो, कोई दिक्कत हमें नहीं, कोई इशू नहीं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई हमने कर लिया, ओके। या 2 रहने दो, रहने देता हूँ। एक ही क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया है तो समझिएगा।
ये है 2x/y। क्यों मैंने लिखा है थोड़ी देर में भी समझा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या है, बाकी 2x/y है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है, जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो dy/dx इक्वल टू सब कुछ लिख लीजिए। आपको बस लीनियर, आप लोग के जो सिलेबस में पढ़ना है सॉल्यूशन, वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर लीनियर नॉन लीनियर याद है आपको। तो आप लोग को जो सॉल्यूशन पढ़ना है जो क्लास 12th के सिलेबस में है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, बस यही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसमें एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल। वो क्या कहता है कि x dy/dx इक्वल टू इस तरीके के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए इक्वेशन को, और x वाला टर्म x के dx के साथ और y वाला टर्म dy के साथ ले जाइए। कहने का मतलब ये हो जाएगा y, ओहो, ये हो जाएगा y dy इक्वल टू 2x dx। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब क्या हो गया, y वाला टर्म y वाले के साथ हो गया, x वाला टर्म x वाले के साथ हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। समझ में आ रहा है ना, डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा। तो ये हो गया y dy और ये हो गया 2x dx। और मैंने 2 इसलिए लिखा है यहाँ पे जस्ट ये समझाने के लिए, कांस्टेंट टर्म आपको जिसके साथ रखना है रख लीजिए। अगर आपको 2 मन करता है कि नहीं मैं यहाँ पे ले जाऊँ यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 अगर आप चाहते तो यहाँ पर 2 डिवीजन में हो जाता और यहाँ से x हट जाता। समझ में आ रहा है। तो वो सिचुएशन वाइज है, बस इसीलिए रखा है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, मन में जो भी क्वेश्चन है वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए दोनों साइड से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो गया 2x dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, y dy को इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा y²/2, और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 2 × x²/2, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड हो जाता है, आपको याद होगा इंटीग्रेशन में। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू हो गया y²/2, समझिएगा, इक्वल टू x² + c। अगर आपका मन है तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। इसी में मैं ऑल पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, यहाँ उसको ढंग से इसको समझना। बेसिक क्वेश्चन है, बट बेसिक क्वेश्चन में जो जो चीज़ हो सकता है सब चीज़ बता रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट इसमें ऑल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। देखो जनरल सॉल्यूशन अगर आप यहाँ पर लिख दे तो यही आंसर है, कोई गलत नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको ऐसा लिख रहा है कि y², ध्यान दीजिएगा, ये 2x² + 2c, मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा ने लिख दिया, तो इसको लिखना पड़ेगा y² 2x² + k। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन ट्रीट करना पड़ेगा। अगर किसी ने ये आंसर यहाँ पर लिख करके छोड़ दिया तो पर भी सही है, और इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ करके किसी ने ऐसा लिखा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर c आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, लिखना पड़ेगा इस केस में वेयर, आपको लिखना पड़ेगा वेयर c जो है आर्बिट्री कांस्टेंट। और मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ तक बढ़ता है तो उसको लिखना पड़ेगा वेयर k इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दोनों में से कोई भी स्टेप अगर स्टूडेंट छोड़ देता है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, यही जनरल सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लिख देते हो तब पर भी सही है, और दिस वन अगर आप लिख देते हो तब पर भी सही है। मैं इसको मिटा देता हूं, दोनों सही है, ठीक है। आपको तो पीडीएफ भेजना नहीं है, जस्ट आप वीडियो से आप कलेक्ट करोगे, दोनों सही है, ठीक है। जो आपको लिखने का मन करता लिख देते हैं। नाउ फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अब बढ़ रहे हैं, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है y(1), ओहो, y(1) इक्वल टू कितना 5। क्वेश्चन में ही दे रखा था ना, मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, y(1) इक्वल टू 5, समझ में आ रहा है। या फिर डैट इज, इसी को मैं लिख देता हूं, डैट इज एट x इक्वल टू 1, y का वैल्यू कितना 5। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा आ गया y² इक्वल टू x²/c, ठीक है। देयरफॉर एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, देयरफॉर ये वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर
बाई टू इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से ये हो गया 25/2 इक्वल टू 1 प्लस सी। इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 25/2 माइनस 1 इक्वल टू सी, और सिंप्लीफाई कीजिएगा वैल्यू आपका हो जाएगा 23/2 इक्वल टू सी। यही आपका सी का वैल्यू हो गया। हेंस बस इसमें क्या करते हैं, इससे हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड करते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बाई 2 था इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सी की जगह हम लोग लिख देंगे 23/2। यही हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन का आंसर हो गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन का आंसर हो गया, ये वाला पोर्शन। और दिस वन जो है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब आपको देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, वाइल आप जनरल सॉल्यूशन में देखोगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में कितना होगा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप लोग को जनरली जो पढ़ना है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 पढ़ना है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द केस जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जनरल सॉल्यूशन एंड ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी मेनली जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया ना? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जैसे ही आपको इस तरीके का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, हाँ मतलब कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया कि एट दिस वन का वैल्यू एट y इक्वल टू 1 पे 5 है, x इक्वल टू 1 पे कुछ इस तरीके का दे दिया, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये आपसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछना पड़ता है। तो आपको जनरल, आपको कुछ भी कर लो, आपको यहाँ तक तो जाना ही है। जनरल सॉल्यूशन तो आपको हर हालत में निकालना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन जो है वो तो आपको हर हालत में निकालना ही पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन है, अगर कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, तो वहाँ पे समझेंगे कि भाई हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ रहे हैं। या तो डायरेक्टली वो लिख देगा कि भाई पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, या फिर आपसे जस्ट ये वैल्यू दे देगा, तो आप वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट समझिएगा कि वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये इस तरीके से वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब कि जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप लोग के बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रूफ वाला पूछता है। ठीक है, मतलब ये तो हम लोग निकाल, देखो इसमें मैंने क्या आपको एक मेथड बताया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। आपको यहाँ पर एक मेथड मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर एक मेथड डिस्कस हुआ है जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसी तरीके के दो मेथड और आपको पढ़ने हैं, 2 मेथड्स और आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बट अभी मैंने आपके वेरिएबल सेपरेबल ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, मेथड्स का भी डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा था। ठीक है, बट करेंगे इसी तरीके से। ओके, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग जो इससे पहले यहाँ तक पहुँचने से पहले एक चीज़ और देखते हैं। समटाइम बोर्ड के क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि आपको, देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन वाले पेपर में, आपको ऑलरेडी जनरल सॉल्यूशन दे रखा होगा और पूछेगा कि सो डैट, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपको वेरिएबल सेपरेबल या किसी भी मेथड से आपको वहाँ पर सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन पहले ही दे देगा, आपको जस्ट उसको वेरीफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो डैट दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। कह रहा है कि सो डैट y इक्वल टू बी ई टू द पावर x प्लस सी ई टू द पावर 2x इज सॉल्यूशन फॉर कितना, जो भी इक्वेशन दे रखा है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, समझिएगा, इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन जनरल सॉल्यूशन कितना है, तो y है इक्वल टू बी ई टू दी पावर x प्लस सी ई टू दी पावर 2x। तो अब आप यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, किसका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y का वैल्यू दे रखा है ना,
तो y के वैल्यू से आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ के वैल्यू से फाइंड करने की कोशिश कीजिए d2y का वैल्यू, dy बाई dx का वैल्यू, और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख करके सेटिस्फाई करवा दीजिए। अगर सेटिस्फाई कर गया तो आपका ये जो इक्वेशन है वो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ से d2y dy बाई dx ये सब फाइंड कर लीजिए और उसको इक्वेशन में रख दीजिए और देखिए क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक सिंपल सा अभी कैलकुलेशन इसमें चलो ना कर ही देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा b ई टू दी पावर x, ध्यान दीजिएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 2c ई टू दी पावर 2x। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम लोग यहाँ से d2y फाइंड कर सकते हैं। d2y dx2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे फिर b टू दी पावर ex, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4c ई टू दी पावर 2x। ये समझ में आ रहा है? इक्वेशन इसको चाहो तो 2, इक्वेशन 1 थर्ड, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर हो रहा है? नाउ फ्रॉम RHS थोड़ा सा ना यहाँ पे लैंग्वेज सुधार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखिएगा, लेट यूज कीजिएगा, लेट जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये, इसका सॉल्यूशन हम लोग मान ही लेते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर सुधार लीजिएगा, बस ये लिख देना, यही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब फ्रॉम LHS, अरे यार, फ्रॉम LHS, तो LHS में ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू है d2y dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx प्लस 2y। समझ में आ रहा है? LHS में ही वैल्यू है, तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये हो जाएगा b ई टू दी पावर x प्लस 4 c ई टू दी पावर 2x। क्लियर हो रहा है? माइनस 3 dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, तो बी ई एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ सी ई टू दी पावर 2x। क्लियर हो रहा है? प्लस 2y है ना यहाँ पे, यस 2y है, तो 2y का वैल्यू आपको पता है, 2y, y का वैल्यू आपका हो गया b ई टू दी पावर x प्लस c ई टू दी पावर 2x। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए और देखिए क्या ये RHS के इक्वल आता है कि नहीं आता है, यानी कि 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो ये वैल्यू देखिए BEX है यहाँ पर, और यहाँ से 2BEX, तो ये मिलकर के कितना हो जाएगा 3BEX। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये 2CEX, ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2CEX, और यहाँ पर है 4CEX, तो ये मिलकर के हो जाएगा 6C ई टू दी पावर 2x। क्लियर हो रहा है? और इसको जब बाहर निकालिएगा ब्रैकेट से इस वाले टर्म को, तो 3b ई टू दी पावर x माइनस 6c ई टू दी पावर 2x। सिंप्लीफाई करें, दिस वन इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू RHS। हेंस अरे यार, हेंस गिवन general solution is given equation of curve is general solution for, किसके लिए, general solution for given differential equation। आंसर ठीक है ना? ये क्या है, ये कर्व का ही इक्वेशन है ना, ये जो देख रहे हो कर्व का इक्वेशन, इसीलिए मैंने लिख दिया गिवन इक्वेशन ऑफ जो कर्व है इज जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत परेशानी आपको होना चाहिए, सभी में वही चीज़ करना है। यहाँ पर सो डैट कह रहा है कोई सा भी क्वेश्चन उठाना है तो वही चीज़ करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको एक बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 उठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 उठा लीजिए, इसमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू a ई टू दी पावर bx दे रखा है। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन पर कर्व है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है देख ही रहा है आपको,
ये है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y, यही है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन है y इक्वल टू ए ई टू दी पावर बी एक्स, तो आप लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी ई टू दी पावर बी एक्स। ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन आप चाहो तो 2 मान लो, इसको 1 मान लो। अब डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर बी एक्स, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, नाउ लेट बेटर है ना बच्चे, यहीं पे मान लीजिए। लेट गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ भी लिख दीजिए गिवन ब्रैकेट में, और यहाँ भी लिख दीजिए गिवन। अब आगे बढ़ जाइए। तो अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं देयरफॉर LHS से। LHS का वैल्यू कितना है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हम लोग 6 की बात कर रहे थे ना। तो क्वेश्चन नंबर LHS का वैल्यू है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हो जाएगा ए बी स्क्वायर ई टू दी पावर बी एक्स, है ना भाई। यहाँ से अब RHS में आते हैं। RHS का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो RHS का वैल्यू है 1/y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1/y, तो 1/y का मतलब हो जाएगा 1/a ई टू दी पावर बी एक्स, क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ से, इनटू डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर है ए बी, समझ में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते, ए बी ई टू दी पावर बी एक्स, तो कर लीजिए, ये वैल्यू हो गया ए बी, अरे यार, ए बी ई टू दी पावर बी एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें आप, जब सिंप्लीफाई कीजिएगा आप तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/a ई टू दी पावर बी एक्स इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ई टू दी पावर 2bx। ठीक है, अब a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, बस कहानी ख़त्म। और ये हो जाएगा एक a बचेगा वहाँ पर, बी स्क्वायर बचेगा और ई बी एक्स, और ऊपर में ई टू बी एक्स है तो माइनस होगा, तो ये पावर माइनस होने के बाद दिस वन। ठीक है, हेंस हेंस LHS equal to RHS. Hence, given equation of curve is solution for given differential equation proved. आई होप समझ में आ गया होगा। ये सभी में वही चीज़ करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस में यही चीज़ करना है। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। देखिए अभी हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा, जिसमें 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। मैंने बताया कि एक जनरल सॉल्यूशन होता है, दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन से देखा था कि सॉल्यूशन दे रखा है तो आपसे पूछ रहा था कि सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों दे दिया है, तो पूछ रहा था कि प्रूफ कीजिए कि जो गिवन कर्व है जो है वो, जैसा भी क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने किया है अभी, ये सब है ना, कर्व का इक्वेशन दे दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, बताइए। ठीक है, लेकिन अब जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ देगा, अब जो है वो आपको सिर्फली डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और यहाँ से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन भी और पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी। अब वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में ही मैंने आज आपके क्लास में डिस्कस कर दिया है कि जनरल सॉल्यूशन क्या अगर दे रखा है तो हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। लाइक एट x इक्वल टू 1, y का वैल्यू 5 दे दिया तो कैसे उसको डील करना है हमें, है ना। तो आज के क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन
मैं जस्ट एक टर्म लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन भी और पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा हेडिंग, ठीक है। आप लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे जो आप लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। आप लोग के सिलेबस में इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा। यहाँ पे आप लोग को जस्ट फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है ऑफ डिग्री 1, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री नहीं, मेरी गलती है, यहाँ पे डिग्री ना लिख करके ऑर्डर लिखिए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो ऐसे भी उसका जो ऑर्डर होगा समझ में आ रहा है ना, तो दिस वन पढ़ना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही डिग्री उसका 1 होगा। तो फिलहाल अब आ जाइए ऑर्डर 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इसके कई सारे मेथड हैं, ओके, कई सारे मेथड हैं। तो इस मेथड में जो हम लोगों को जो पढ़ना है, फर्स्ट मेथड पढ़ना है, फर्स्ट मेथड पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल, ये पता नहीं हैंग क्यों करने लगता है, अरे यार, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड हमें पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो हमें पढ़ना है होमोजीनियस मेथड, देखेंगे फ्यूचर में चल के। और थर्ड जो पढ़ना है व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसके फॉर्मेट में हो, जब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो dy बाई डी एक्स प्लस वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्मेट में, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इसके फॉर्मेट में, ठीक है। मान लीजिए क्यू वाई, फ्यूचर में देखेंगे, डोंट वरी, ये सब चीज़ें 1 बाई 1 करके देखेंगे। फिलहाल अभी जो हमारा फोकस है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड में फर्स्ट मेथड यहीं से चल रहा है। 1 बाई 1 जब इच मेथड को डिस्कस करूंगा तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब देखिए एक चीज़ और, ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है ना, यही बेस होता है। ये जितने भी जो मेथड्स आप देख रहे हो, चाहे आपने अभी देखा ये होमोजीनियस मेथड, इसको भी बाद में कन्वर्ट इसी में कर लिया जाता है। चाहे ये दो आप टर्म देख रहे हो, इसको भी फाइनली इसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, और उसके बाद सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन में जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो जो जनरल मेथड था, जो स्टैंडर्ड मेथड था, है ना, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मेथड देखा था आपने, लेकिन फाइनली उसको कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। तो जितना भी जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में चल के, उस सबका जो बेस होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही होगा। यानी कुछ भी मेथड यूज कीजिए, लेकिन फाइनली सिस्टम को वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ही ले आइए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किए। मैं देखिए यहाँ पे मैं बार बार वेरिएबल सेपरेबल बोल रहा हूँ, बट अब है क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में कोई सा भी इक्वेशन दे रखा है, आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में, और ये इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स एंड वाई के फंक्शन के फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, पहले सबसे पहला काम आपको यही करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस वन के फॉर्मेट में लिख लीजिए सिस्टम को। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर इसको ब्रेक कीजिएगा यहाँ से, और y वाला टर्म को y वाले के साथ ले आएंगे एंड x वाले टर्म को x वाले के साथ ले आएंगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहला काम कि गिवन राइट डाउन गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस वन फॉर्म। समझ में आ रहा है? कुछ भी दे रखा हो तो सबसे पहले इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, और अगर इसके फॉर्म में दे रखा था तो कोई इशू ही नहीं। इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप y वाला टर्म को y वाले के साथ एंड x वाले टर्म को आप x वाले के साथ रखेंगे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। कहने का मत बोथ साइड कहने का मतलब p ऑफ y dy है, इसको यहाँ इंटीग्रेट कीजिए, और q ऑफ x dx है, इसको इधर इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। मान लीजिए कि इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, तो मान लीजिए यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद gx आ गया। एक बात मान लीजिए gy आ गया, और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया तो मान लीजिए hx आ गया प्लस c। यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको इंटीग्रेट किया, y के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इसको अलग से अपना सेपरेट इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन में आप जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो कोई सा भी मेथड आप लगाओ, वो उसके लिए आप फ्री हो। मतलब अब यहाँ से इंटीग्रेशन फिर से हो गया, और यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में गिवन होगा एट x इक्वल टू a, y का वैल्यू b है, तो भाई अब जहाँ जहाँ पर आपका a है तो यहाँ पर लिखेंगे h ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b इक्वल टू c। तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकाल लेंगे, और c का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे c का, तो ये वैल्यू हो जाएगा g ऑफ b h ऑफ a। ठीक है, देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, अगर इसी से बात करें तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, g ऑफ y इक्वल टू h ऑफ x प्लस c की जगह हो जाएगा gb माइनस ha। ये कोई कांस्टेंट आएगा, 5, 8, 9, 10, 20 इस तरीके से आएगा। अब आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ जगह तो बहुत ही इजी होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे अभी यहाँ जो सामने जो क्वेश्चंस दिख रहा है, सारे क्वेश्चंस में यही करना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। मैं थोड़ा सा कुछ वैसे क्वेश्चन के लेना चाहूँगा जहाँ पे आप उसको इजिली कर पाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके दिया हो, मैं वो करना चाहूँगा। एक सेकेंड रुकिएगा। सब इजी ही है, क्या करना है। चलिए फिलहाल बेसिक से ही शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ही दे दिया। क्या दे रखा है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, यही दिया है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करने के लिए कहेगा तो dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेबल करना है, यानी कि x वाला टर्म एक जगह और y वाला टर्म एक जगह। तो ये तो dy हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो dx वाला टर्म एक जगह कर लेते हैं, x वाला टर्म। y वाला टर्म कुछ दिया ही हुआ नहीं था, तो उसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। नाउ समझ में आ रहा है? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा y, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा ln x प्लस c। इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा कहीं ना कहीं इसका आंसर दे रखा होगा, देखिए यही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर ऑफकोर्स मॉड इसलिए लिखते हैं ताकि ये बेस जो है हमेशा हमारा नॉट बेस, लॉग का जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसमें कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर बोलेगा तो क्वेश्चन में दे देगा कि भाई इसका वैल्यू ये। ठीक है, जैसे हाँ वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जैसे मान लीजिए ना, ये चलिए मिल ही गया क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए 22, 23, 24, ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। सपोज डैट मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करता हूँ आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, एंड वाई ऑफ 0 का वैल्यू 3 दे दिया है ना। तो अब देखिए सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होना चाहिए। तो वैसा तो है नहीं, तो पहले उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि बोथ साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं विथ बेस ई। तो ये हो जाएगा लॉग ई डी वाई बाई डी एक्स,
और ये हो जाएगा ln x प्लस 1। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। ठीक है, अब जब इसकी बात करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ln e और ये हो जाएगा ln x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू देखिए ln e का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया ln x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से अब आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक ना, समझ में आ रहा है? तो इसको कई सारे तरीके से कर सकते हो, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ तक तो आ ही गए हैं, अब इसको करते हैं, अब इसको करते हैं वेरिएबल सेपरेबल यूजिंग, यहाँ पर लिख भी देंगे यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे तो dy का वैल्यू क्या हो जाएगा ln x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। समझ में आ रहा है? जब बोथ साइड आप इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा तो ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा ln x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है? ये बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो दिस वन हो जाएगा। अब देखिए अभी इसका इंटीग्रेशन तो इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, अब इसको इक्वेशन 1 मान करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ले नाउ लेट i इक्वल टू, ऑल दो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जानबूझ करके मैंने कर दिया कि अगर लेंदी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर लैंग्वेज कैसे यूज कर लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देंगे, लेट i इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर ऐसा कर ले, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो dz का वैल्यू dx, तो i का वैल्यू अब यहाँ से हो जाएगा ln z dz। अब आइलेट वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। आइलेट वाले फॉर्मेट में क्या होगा कि आपका लॉग वाला जो है वो बाहर जाएगा, अलजेब्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर 1 इंटू होता है, याद आ रहा है ना? तो अगर इस कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग यूज करेंगे, अब बस वही है कि अब इंटीग्रेशन भाई आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर बेकार है, ये सब पढ़ने का कोई आपका हक ही नहीं है फिर। तो यहाँ पर ln z बाहर जाएगा और dz माइनस, अब जो dz का इंटीग्रेशन जो आया था, यानी कि ये इसका और क्या, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ बस वही चीज, इसको बाद ही में लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln z विथ रिस्पेक्ट टू dz, और dz का जो इंटीग्रेशन करके आया था इस पूरे का dz का इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है ना? स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसी तरीके से लिखा था, तो ऐसे ही लिखिए, बेटर है। i का वैल्यू हो जाएगा आपका ln z और ये हो जाएगा z माइनस ln z का डिफ्रेंसिएशन z और dz का z dz, z से z कैंसिल, ये हो जाएगा ln z, बेटर है कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए, ये हो जाएगा z इंटू ln z और ये हो जाएगा dz का इंटीग्रेशन z। ये हो गया i का वैल्यू, z का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 ln x प्लस 1, क्योंकि z को आपने x प्लस 1 एज्यूम किया था, x प्लस 1। क्लियर हो रहा है? ये आपका i का वैल्यू हो गया। नाउ इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 था dy इक्वल टू था वहाँ पर ln क्या था, x प्लस 1 dx था, यही था ना? ln x प्लस 1 dx था। तो हम लोगों ने अभी इसका इंटीग्रेशन देखा तो ये y हो गया और इसका इंटीग्रेशन आ गया x प्लस 1 ln x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। ठीक है, और अगर यहाँ पे लास्ट में क्या होगा कि एनी आर्बिट्री कांस्टेंट सी, बेटर है ना, यहाँ भी सी ऐड कर लीजिए, यहीं पे ऐड कर लीजिए, अपने आप सी यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये तो हमारा हो गया, लिखेंगे यहाँ पर दिस वन, थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लो, और भी अरेंज हो सकता है, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में जाए ना उसको कीजिए। x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 प्लस सी। समझ में आ रहा है ना? तो दिस वन जो हमारा हो गया, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। जितना सिंप्लीफाई हो सके करना, जनरल सॉल्यूशन। नाउ गिवन है
y ऑफ 0 इक्वल टू 3, दैट इज एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू 3। समझ में आ रहा है आपको? तो जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 प्लस 1, समझ में आ रहा है, ln 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अब c का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। तो 3 इक्वल टू 0 प्लस 1 का मतलब 1, ln 1 का मतलब 0 माइनस 1 प्लस c, यानी कि 3 का वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस c, यानी कि c का वैल्यू हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? देयरफॉर अब आते हैं हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन आया था x प्लस 1 और यहाँ पर था x प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, यही था ना। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, अरे यार, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1, ये हो जाएगा ln x प्लस 1 माइनस 1 और c का वैल्यू आ गया दिस वन। यही हमारा हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आंसर, काम खत्म। देख लेते हैं इसका आंसर। मेथड यही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो अलग चीज़ है। कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ सही तो है ना यार, देखो ना इसको जब वही, फिर अब उसने एलसीएम वगैरह ले लिया है इसने। हमारा सही है, देखो y इक्वल टू, अब आंसर यही है, कहाँ गया, यही है। उन्होंने जस्ट क्या कहते हैं इसको, एलसीएम वगैरह ले लिया है। देखो ये हो जाएगा x प्लस 1, एलसीएम कह रहा हूँ, मतलब इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर दिया है, x प्लस 1, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, ध्यान देते जाइएगा, ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x माइनस 1 प्लस 4। समझ में आ रहा है? इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो y का वैल्यू x प्लस 1 ln x प्लस 1 माइनस x प्लस 3, यही होगा, है ना। और ऑफ कोर्स ये जो लिख दिया डोमेन लिख दिया y, बिकॉज लॉ को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ता है, ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन माइनस 0, यानी कि डोमेन की ये बात हो रही है। ठीक है, ये डोमेन की बात हो रही है। तो x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, -1 से ज़्यादा होना चाहिए तो -1 से इन्फिनिटी। तो यही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अगर आप यहाँ भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन में यही चीज़ करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक देखा था, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर आप 16 देखेंगे यहाँ पे, अब ये आपका काम है कि भाई डिफ्रेंसिएशन अब इंटीग्रेशन जा करके आप खुद से करो, अदरवाइज अब तो इंटीग्रेशन में इस मोमेंट पे आकर तो अब नहीं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और ये है डी वाई एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले सबसे पहला काम क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया एक्स अपॉन कितना, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसके आगे इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन करना तो आपका काम है। हाँ बोलिए कैसे कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ तो बाबू गलत आप सोच रहे हो। सबसे पहला काम इसको ये करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। अब अभी भी गलत सोच रहे हो। अब t इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करना होगा। dt का वैल्यू हो जाएगा 2x dx, और अब जाकर के ये 2x dx हो जाएगा। और अब जाकर के ये वाला जो पोर्शन है x रूट अंडर, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में इंटीग्रेशन अलग लेके सेपरेटली सॉल्व किया था, वैसे ही इसमें करना पड़ेगा dt बाई 2। और अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, और अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा। फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, इस सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा। अभी कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपका दिस वन चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? डिफरेंशियल अभी ख़त्म नहीं हुआ है बाबू, ये वेरिएबल सेपरेबल का जस्ट एक एक्सरसाइज है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। 1 से लेकर 20 तक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कुछ है यहाँ पर -1 2 दिस वन, खैर उससे कोई जो ज़्यादा नहीं है, बस इससे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट इसका लेना है। और ये आपका आंसर का फाइनल दिस वन हो गया। आज आपके लिए बहुत होमवर्क होगा दिस वन
और ये ख़त्म। ठीक है। देखिए इसमें ना ये आर डी शर्मा का बुक जो आप फॉलो करें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये अभी क्या हो रहा है कि जस्ट एक्स वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है ना, सिर्फ वाई वाले में टर्म में कुछ सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये इन्होंने हर जगह चैप्टर अलग अलग दे दिया है, तो मैं डायरेक्टली आपको चैप्टर नंबर 7 दे रहा हूँ, जिसमें आपको ये कंप्लीट वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक सेकेंड रुकिए। अरे यार, चलिए देखिए, इसमें जो है वो कंप्लीट ये एक्सरसाइज आपका 22.7 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ कीजिए, ये एक्सरसाइज बनाइए आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ यही एक्सरसाइज बनाइए, इसी में सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। 1 से लेकर के आप कंप्लीट कीजिएगा, 1 से 22.7 करना है। 1 से 22 का ये स्क्रीनशॉट इसका रख ले लेना आप कम्प्लीटली, और ये सारे क्वेश्चंस कल करने हैं। ठीक है, ये कंप्लीट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे शायद थोड़ा सा कुछ हाइड हो रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ से, दिस वन। ये कंप्लीट अराउंड क्वेश्चंस ठीक ठाक है इसमें, क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, दिस वन। 52 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। क्या बात है, बढ़िया है, आज अच्छा खासा होमवर्क आपको मिलेगा। 57 तक ये गया, और ये पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे कुछ हाइड हो रहा है, थोड़ा सा इसको कम ही कर देता हूँ ना। चलिए अब कंप्लीट आ जाएगा ये। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट, और ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट, कहानी ख़त्म। इसमें से मैं एक दो क्वेश्चंस कर देता हूँ। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 130 थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लगा था, कहीं पे सीबीएसई ने पूछ भी रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में इसमें देखिएगा, तो ऑलरेडी ये डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट दे दिया है, ध्यान दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट ऑलरेडी आपको दे दिया है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑलरेडी आपको गिवन है। अब इसको कन्वर्ट आपको करना है किसके फॉर्मेट में, तो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में ले जाना है, यानी कि एक्स वाला टर्म एक साथ, वाई वाला टर्म एक साथ। तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये पूरा जो है वो एक फैक्टर टाइप से, तो आपको पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, यानी कि इसमें आपको एक्स्ट्रा काम दिमाग लगाना है। डी एक्स, तो देखिए ये 1 माइनस एक्स रहने दीजिए, और यहाँ से अगर y कॉमन लीजिएगा तो ये 1 माइनस एक्स बचेगा इस दोनों में से। अब ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स, कॉमन लीजिएगा थ्रू आउट में से, तो ये बच जाएगा 1 प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। और नाउ अब वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, यानी कि y वाला टर्म y के साथ, x वाला टर्म x के साथ, यानी कि y वाला टर्म ये अगर हम लोग LHS में लाएंगे, अगर ये इसको हम लोग LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई, और इसको हम लोग RHS में ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू dx। और अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, समझ में आ रहा है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और अब जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, पार्टिकुलर सोल्यूशन कहेगा तो कई बार मैंने बता दिया, अगर कह देगा कि भाई x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू जो 3 है, तो फिर उस तरीके से अकॉर्डिंग हम लोग डील करेंगे। समझ में आ रहा, मान लो किसी क्वेश्चन में कहता कि एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऑल्दो दिया नहीं है बट फिर भी पूछ रहे, तो y की जगह 3 रख देंगे, 1 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी कि ln4 का वैल्यू c, यानी कि 2 ln2 का वैल्यू c। तो अब हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा आपका यहाँ से ln 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका,
ये वैल्यू हो जाएगा आपका +2 ln2। यही आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन। ऑल्दो क्वेश्चन ने पार्टिकुलर सोल्यूशन नहीं पूछा है आपसे, जस्ट क्वेश्चन में यहीं तक पूछा है। ये है क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का आंसर कहीं दे रखा होगा। देखिए ये वाला, ठीक है, यही आपका जनरल सोल्यूशन का आंसर हो गया। पार्टिकुलर सोल्यूशन मैंने बस एक बता दिया कि अगर फिर इसमें भी पूछेगा तो कैसे डील करेंगे। तो उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है, अब आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत अब आप जा करके करते हो। 5 का है xy y+1 dy इक्वल टू x² + 1 dx। तो सबसे पहला काम कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा आपका x² + 1, बाकी सब इधर जाएगा xy y+1। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे, खड़ा हो जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। ऑल्दो मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली मुझे समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है। x वाले को एक जगह ले जाना है मुझे पता है, तो सिर्फ x को इधर ले जाएंगे तो काम हो जाएगा। बट थोड़ा सा लॉन्ग चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। dy/dx स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर लिया, अब जो करना है y वाले को y के साथ करो, x वाले को x के साथ करो। तो यानी कि y इंटू, सिर्फ y वाले को एक साथ ले जा रहे हैं, y+1 dy, और x वाला इधर जाएगा तो x² + 1 बाई x इंटू डी एक्स। ये जो x है बाई में चला गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड अगर आप इंटीग्रेट करते हो यहाँ पे तो ये हो जाएगा y इंटू y+1 dy, और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो मैं x + 1/x यहीं पे लिख देता हूँ dx। इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये y² और dy की वजह से y³/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y²/2, और ये हो जाएगा x²/2, और ये हो जाएगा ln mod x + c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, 5th बताया था ना, हाँ 5th है, तो 5th का आंसर आपको कहीं मिल जाएगा। कहाँ पे है, तो ये समझ में आ रहा है, यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया आंसर। तो इसी तरीके से पूरे एक्सरसाइज को कीजिएगा। कल के क्लास में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक को टच कर ले, और कल डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये चैप्टर जा करके आपको घर से बनाना है।